हेलो फ्रेंड। तो फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। हमारे चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट पड़ता रहता है। ठीक है। हर शाम 9 बजे आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर हम अपने पीडीएफ अपडेट कर देते हैं, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारी मेल आईडी है और इस मेल आईडी के थ्रू आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अब तो हमारे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो चुके हैं जो जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये क्या है? ये है सेट टू। दैट मीन्स जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, अर्थमेटिक क्वेश्चंस का ये सेट टू है। इससे पहले का जो सेट वन है वो आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। ये लेटेस्ट सीरीज है जो हमने शुरू करी है। आप देख सकते हैं क्या। पहले हमने सीरीज शुरू करी है आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई की। फिर मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। एसबीआई पीओ लेवल पजल्स। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ लेवल्स पजल्स और प्रीलिम्स लेवल्स। मतलब मेंस लेवल आर क्या आईबीपीएस आरआरबी पीओ लेवल पजल्स फॉर प्रीलिम्स। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इजी लेवल पजल्स रहेंगी, यहाँ पीओ लेवल पजल्स रहेंगी। और ये मेंस लेवल रीजनिंग है आपकी आरआरबी पीओ की। ये कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स की है। यहाँ पर क्लास 5 भी हुए हैं, क्लास 6 तैयार की जा रही है जो कि ब्लड रिलेशन की होगी। और ये आरआरबी पीओ मेंस लेवल रीजनिंग है जहाँ पर हम 8-9 क्लासेस कवर कर चुके थे। और यहाँ पर आपको पूरा एक सेक्शनल मिलता है जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये पुराना कैलेंडर है आईबीपीएस का। ये है जो नया कैलेंडर है। नए कैलेंडर के हिसाब से आईबीपीएस पीओ कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम आपके होने वाले हैं वो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ दोनों बैंकिंग एग्जामिनेशन के मोस्ट पावरफुल और मोस्ट क्या कह सकते हो मॉडरेट या टफ एग्जाम्स हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। इनको फोकस करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो भैया तैयार हो जाइए, अगस्त तक ये दोनों निपट जाएंगे प्रीलिम्स के साथ। ये क्या है? ये आपका आरआरबी का सेक्शन है जो फेब तक ले जा रहा है, वो भी 2026 के। ये तो क्लर्क है। मुझे नहीं लगता मैं इसको सोचकर वीडियो बनाऊंगी। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ स्केल 1 के ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि 2026 तक मेरा कोई टारगेट नहीं है और ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी 2026 के सपने दिखाना चाहती। तो यहाँ पर हम स्केल 1 पढ़ेंगे ध्यान से। ये पढ़ सकते हैं हम। आईबीपीएस क्लर्क और स्पेशलिस्ट तो पढ़ते ही रहते हैं हम। और ये जो पीओ लेवल है वो हमारा फोकस ज्यादा कर पीओ और स्पेशलिस्ट लेवल के एग्जामिनेशन को क्रैक करने का होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम है, इसकी सैलरी भी वंडरफुल मिलती है, 90+, 90 के प्लस होती है। एसबीआई पीओ की टक्कर की सैलरी होती है क्योंकि ये वैकेंसी भी ज्यादा नहीं देता, देखो 266 ही है ओनली। अच्छा एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल का एग्जाम होता है, चाहे आप प्री की बात चल कर लो चाहे मेंस की बात कर लो। मेंस फिलहाल स्पेशलिस्ट लेवल का जो होता है वो इतना टफ नहीं होता। अब मेंस बताऊं तो मैं आरआरबी पीओ मेंस। हाँ, आरआरबी पीओ मेंस का लेवल अच्छा होता है, ये ऐसे ही होता है। स्पेशलिस्ट का बोल रही हूँ मैं। ये जनरल वाला होता है, ठीक है। नॉर्मल जो स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के तो उनका ये है अलग। एसबीआई पीओ का तो भैया लेवल ही अलग है और अच्छा एग्जाम है, अच्छी सैलरी है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, नाम है। तो इसका कॉल लेटर आपका जुलाई अगस्त में आ जाएगा, मेंस आपका सितंबर में हो जाएगा, दिसंबर फाइनल रिजल्ट। 541 वैकेंसी के साथ है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इसमें, याद रखिएगा। 100 मार्क्स हैं। बस फोकस करके पढ़ते रहिए। ये मेंस लेवल है एसबीआई का, आप जितना चाहें पॉज करें पढ़ लें, जैसा मानो जो करें, आपकी इच्छा है। 250 मेंस के और 75 नंबर इसका नॉर्मलाइज मार्क्स। कुल मिला के हमारा ये है आज का क्लास, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेंस लेवल का है। किसी भी मेंस में बैठो, चाहे एसबीआई के, चाहे आरआरबी के, चाहे आईबीपीएस के, मेंस लेवल क्वांट का लेवल यही मिलेगा आपको। बिलीव मानिए, मैं एग्जाम देते रहती हूँ, इसी के बिहाफ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं। पहले एक चीज याद रखो, कोई सिर्फ अभी फॉर्मूला बताऊंगी। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है क्या?
मार्क प्राइस माइनस मार्कअप प्राइस। ठीक। या फिर आप कह दो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप प्राइस। इस मार्कअप प्राइस को आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करोगे किससे, मार्कअप परसेंटेज से। जो भी मार्कअप परसेंटेज का मार्कअप परसेंटेज होगा उसको कॉस्ट प्राइस की, लाइक 1000 है, 1000 का 1000 है सीपी, और 10% क्या है, मार्कअप वैल्यू। तो इसका 10% कितना होगा, 100। तो यहां पर आएगा क्या, 100। कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज निकालकर मार्कअप प्राइस निकाला जाता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है मूल्य वृद्धि। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन करो डिस्काउंट को समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव कह लो या फिर एक वो बोला जाता है क्रमागत छूट। क्या क्या है, 20% की है और 12% की है। ठीक है, दो छूट है। कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है इसका, सेलिंग प्राइस है 528। तो हमें मार्क एमपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एमपी। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट वे क्या होता है, 20% कैसे लिखते हैं, 1/5। पांच की कोई चीज थी उसे चार में बेच दी, यही तो करा है। इसके अलावा और कुछ करा है या फिर, यही तो करा है। 12% को कैसे लिखते हो, 12/100, चार तियां 12, और यहाँ जाएगा 25। 25 की कोई चीज थी, तीन की छूट के साथ 22 की बेच दी। कुल मिलाकर 25 पंजे 125 की कोई चीज को आपने 88 रुपए में बेच दिया। ये क्या है, मार्क प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। आपके पास सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू ये दी है, रेशियो की वैल्यू ये है। भैया लिख दो, 528 को रेशियो की वैल्यू 88 है, निकालना क्या है हमें, 125 की वैल्यू निकालनी है। 6 6 2 8, ठीक है। 11 8 88, 11 चौक 44, बचेगा कितना, 6 2 8, 11 8 88, 8 6 48, 6 की मल्टीप्लाई से कर दो। 8 6 48, चार कैरी, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 कम 6 और एक 7। कुल मिलाकर आपका 768। गलत करिए क्या मैंने ओहो, 125 है इधर। क्या है, 125, 6 पंजे 30 आएगा इधर। तीन कैरी, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो 750 ये आ गया आपका एमपी। एमपी वैल्यू क्या आ गई, 750। कुछ थोड़ा सा समझ आया कुछ, यही क्वेश्चन है हमारा, यही पूरा क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसी इसी जो पिछले कंसेप्ट मैंने यूज करा है उसी की हेल्प से मैं ये सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन का कैलकुलेशन बढ़ गया है, यहाँ के आ गया है, के भूतों की तरह आ गया है और वो डरा रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो ये क्या लिखा है, ट्रेन ऑफ कंसेप्ट। ये है हमारा क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पर भी आपका के आ चुका है। एक वेरिएबल मेंस लेवल्स के एग्जाम्स में होता है। तो पहले कंसेप्ट देख लो, उस पर कुछ टफ नहीं है। ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, सिर्फ तीन कंसेप्ट है ट्रेन में। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, पहला ये है कि ट्रेन अगर ऐसी चीजों को पार कर रही है जिनकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है, जैसे कि कोई मैन हो गया, कोई पर्सन हो गया कुल मिलाकर, ठीक है, और कोई पोल हो गया। तो ऐसे लाइक इन इन चीजों की कोई अपने आप में कोई लेंथ नहीं होती। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई लेंथ नहीं है। तो इस केस में पहले तो डिस्टेंस, वो क्या नॉर्मल स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो आपको मेनली
डिस्टेंस को फाइंड करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए जब आप ट्रेन पर काम कर रहे हो। ठीक है। तो इस केस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ अपने आप में लेंथ, कोई उसकी लेंथ नहीं है, तब क्या होगा? तब जो आप डिस्टेंस लिखोगे, वो क्या लिखोगे? वो होगी लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई ही उस समय दूरी के फॉर्म में वर्क करेगी। ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या है? अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अपने आप में कोई लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो प्लेटफॉर्म जिस पर आप खड़े होकर ट्रेन को लेते हैं, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म की भी अपने आप में कुछ लंबाई होती है। कोई टनल हो सकती है, या फिर कोई ब्रिज हो सकता है, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इन चीजों की अपने आप में कोई लेंथ होती है, तो इस केस में क्या होगी? इस केस में डिस्टेंस क्या होगी? इस केस में डिस्टेंस होगी, सम लिया जाएगा पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन और किसी, या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, या टनल हुआ तो लेंथ ऑफ टनल, ब्रिज हुआ तो लेंथ ऑफ टनल। कुल मिलाकर इस केस में आपको डिस्टेंस लेनी है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ। इसे आप लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो। ठीक है। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा, कोई ट्रेन है, वो दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। ठीक है। एक ट्रेन है वन, और एक ट्रेन है टू। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, इस केस में क्या डिस्टेंस होगा? इस केस में डिस्टेंस होगा क्या? लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। ठीक है। इस केस में डिस्टेंस आप लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन वन और लेंथ ऑफ ट्रेन टू। ये सिर्फ तीन कंसेप्ट हैं आपके, दूसरा ये है और पहला ये है। सिर्फ तीन कंसेप्ट हैं, इन्हीं के बिहाफ पर आपको काम करना है। इस केस में दो कंसेप्ट और हो जाते, ऐड हो जाते हैं, वो होते हैं स्पीड के। क्या होता है? जब दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की अपने आप में स्पीड्स होंगी। ठीक है। एक S1 है तो एक S2 है, एक S1 है तो एक S2 है। इसकी अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ट्रेन S1 S2 से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तब क्या होगा? जो डिस्टेंस, जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। और जब दोनों ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही हैं, देखो ये इधर चल रही है, ये वाली इस साइड चल रही है, तो इस केस में क्या होगा? स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब एक कंसेप्ट क्या आता है? एक कंसेप्ट ये है कि 1 किलोमीटर को आपको 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जबकि अगर 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से किलोमीटर पर आवर बनाना पड़ेगा। जब आपने छोटे से बड़े में कन्वर्ट करा तो आपने ऊपर बड़ा लिखा, है ना? मीटर पर सेकंड छोटा है और आपको किलोमीटर में बनाना है तो बड़ा लिखा आपने ऊपर। जब आपने किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो आपने ऊपर लिखा छोटा। बस यही याद करने का तरीका है, यही कंसेप्ट है ट्रेन का, इससे सिवाय कुछ नहीं है। इधर देखो अब, हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें? पहला वाला हमने इंग्लिश में बना लिया था, इसे हम हिंदी में बना लेते हैं। ट्रेन ए, एक सेकेंड, ट्रेन ए बिंदु एक्स से शुरू होती है और ट्रेन बी बिंदु बाई से शुरू होती है, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं।
एक्स और वाई के बीच की दूरी 717 किलोमीटर है। यदि ट्रेन ए की लंबाई इतने मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई इतने मीटर है, और वे 4 घंटे में एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करते हैं, ट्रेन सी की गति ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतने मीटर है और 41 सेकेंड में 250 मीटर की लंबाई का एक प्लेटफॉर्म पार करते हैं। देखो, एक ट्रेन ए है। ए बी बाद में बनाएंगे, पहले एक्स वाई बनाते हैं। ये है एक्स पॉइंट, ये है वाई पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो दे रखा है वो है 717। और याद रखिए, कहाँ किलोमीटर है कहाँ मीटर है सब आपको याद रखना है। ये तो भैया किलोमीटर में दे दिया इसने। बढ़िया है। यहां से ए चलना शुरू करती है, और ए की जो स्पीड है वो दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर की। जबकि बाई से चलना शुरू करती है बी, और बी की स्पीड कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर पर आवर की। बढ़िया। ट्रेन ए की लंबाई इतनी है, और ये देखो ये मीटर में दी है। ट्रेन यही तो ए है, इसकी लंबाई कितनी दे दी है, ट्रेन ए की जो लेंथ है वो दे दी है K/5 प्लस 960। और बी की लंबाई क्या दे रखी है, वन, पहले से कन्वर्ट करो, 1.3333 के। इसे क्या लिखोगे पहले तो ये बताओ। वन को तो ऐसे ही छोड़ दो, 0.33 को क्या लिख सकते हो आप, 1/3। जब इसको डिवाइड दोगे ना तो यही निकल के आएगा। 1/3 लिख सकते हो आप 0.333 के जगह। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। इस 0.1/3 के प्लेस पे हम लिखेंगे 4/5। क्या कहते हो? ठीक है। तो इसके 4/5, 4/3, एक सेकेंड, 4/3 लिखेंगे इधर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4/3 K प्लस 200। किस में दे रखी है, मीटर में। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, और 4 घंटे में एक दूसरे को पार करती हैं। कुल मिलाकर, अब आप फॉर्मूला लगाइए। चलिए आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बनाइए। ये मेरे अपने लिए है, क्योंकि स्पेस की कमी पड़ रही थी तो मैंने पुराना तरकीब देखी है, ऐसे हमने लास्ट टाइम करी थी। चलिए, क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ कृति इज 200% मोर देन दैट ऑफ द कृति। शुरू करें। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कृति, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, कृति। 200% मोर, 200 को परसेंट को ऐसे लिखोगे, अगर कृति एक है तो ये तीन होगी। ये क्या है, प्रेजेंट एज है। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ अ कृति इज 200 मोर देन, ठीक है। अब 8 ईयर एगो, ओहो, एगो, तो आप ऐसे करिए, प्रेजेंट एज एज को हम बीच में लिखेंगे, 3x 1x। तो 8 ईयर पहले, मतलब 8 साल पहले, तो 3x-8, और 1x माइनस, या फिर 1x की बजाय एक्स ही लिख लो बस, इसे आप एक्स लिख सकते हो, x-8, है ना। 8 साल पहले दो सब माइनस हो जाएंगे। एगो 75% सम ऑफ एज ऑफ कृतिमा एंड कृति वॉज 3/2 ऑफ एज ऑफ कृति एट दैट टाइम।
अब हमारे पास एक कृत्रिमा भी आ चुकी है। देखो भैया, यहाँ है कृति, यहाँ है कृति, और यहाँ लिख लो कृत्रिमा। कृत्रिमा, ये है प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज सपोज हमने वाई की मान ली है, तो इसका मतलब 8 साल पहले जो कृत्रिमा होगी वो y-8 होगी। हाँ जी। तो ये बोल रहे हैं 8 ईयर एगो द 75% सम ऑफ एज ऑफ कृतिमा एंड कृति। कृतिमा और कृति का पहले तो सम करो। y-8, कृति ये है, प्लस x-8 का 75% किसके बराबर है? कृति वॉज 3/2 एज ऑफ कृति। 3/2 है, कृति की एज कितनी है? 3ax-8। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 16 ईयर एगो, अगर एगो की बात बोल रहा है तो ये सब +16 हो जाएंगे। x+16 और y+16, है ना जी। बाद में जब ये बाद की बात करता है तो प्लस होता है, पहले की बात करते हैं तो माइनस होता है। तो आफ्टर 16 ईयर्स एज ऑफ कृति इज 28.5% लेस देन दैट ऑफ कृतिमा। जो कृति है, यानी x+16 जो है वो, ये बताओ ये क्या है पहले तो। 1/7 होता है 14.28। तो ये 2/7 कर दोगे तो ये हो जाएगा 28.56। तो ये है 2/7। ठीक है, इसे 2/7 लिख देंगे। 2/7 है तो लेस बोल रहा है, 7 में से 2 गए, 5/7। 5/7 है किसकी? कृतिमा। कृतिमा कहाँ है? y+16। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बस अब ये एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। सॉल्व करो भैया, सॉल्व करना है आप लोगों को बस। इन दोनों को ऐड करा तो ये हो जाएगा 2y-16। ये हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। इस तीन से ये तीन खत्म, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ दो बचा है। इक्वल टू यहाँ बचा है 3x-8। इस दो से ये दो खत्म, और 2 × 8 = 16। तो यहाँ बचा y-8 = 3x-8। लो जी, इस 8 से ये 8 खत्म, तो y = आ गया 3x। या अगर मैं x/y बोलूं तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन में रखना चाहूं क्या, एक्स की पहले तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? सॉल्व करो इसे पहले तो। ये 5 इधर, 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 7x + 16 × 112 = 5/, प्लस 16×5 = 80। तो 5x
-7y। 5x इक्वल टू 7y इक्वल, ये क्या है, 80। 8, 3, 11, 32। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, x के प्लेस पर आप 3y रख, y 3 नहीं, तो एक काम करो, y के प्लेस पर 3x रख दो। y के प्लेस पर 3x रखो। ये वाली इक्वेशन को फिजूल हमने सॉल्व करा है। तो यहाँ पर 5, अरे x किधर गया, ये x है भैया, 7x है। तो यहाँ पर हमने 3x रखेंगे तो ये हो जाएगा 15x, -7x 32, 7 7 14 15, 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 8 चौक 32। x की वैल्यू कितनी आ गई, 32, वो 4। ठीक है। अब y की वैल्यू यहां से निकाल दो, 4 3 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कृतिमा इज हाउ मच परसेंटेज मोर, मोर हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन एज ऑफ कृति आफ्टर 32 years। कृति के रिस्पेक्ट में पूछा है, पहले तो यहाँ पर x रख दो, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। ठीक। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कृति और कृतिमा दोनों सेम एज के आ गए तो भैया कुछ अंतर ही नहीं रह जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है गलती कहाँ कर दी मैंने। 25 25 या 75, 25 चौक 100, 8 8 16। ओहो, यहाँ पर x-y x+y है, ये क्या है ये x-8 है ना। तो यहाँ हमने 2y कैसे कर दिया, ये गलती हो गई मुझसे। सब गलत हो गया ये। यहाँ से ये इक्वेशन तो सही आई है, ये इक्वेशन में कोई इशू नहीं है, ये वाली इक्वेशन सही लिखी है हमने। इशू है यहाँ से शुरू। सॉरी फॉर टाइम वेस्टिंग। यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने बहुत बेकार वाली। क्या हुआ है यहाँ पे, y+x-16 आएगा पहली बात तो। और यहाँ पर सब कुछ सही है, यहाँ पर डिवाइड अपॉन 2 हो जाएगा। तो y+x-16 इक्वल टू 3 दूनी 6x और 8 दूनी 16, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आएगा y इक्वल टू 5x, है ना, x इधर जाके 5x हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा, तो अब इसे ऐसे ही रहने दो, y इक्वल टू 5x है तो y की जगह 5x रखो तो पचम 25x हो जाएगा ये। यहाँ पर भी 7y सही लिखा है हमने। ये x+16 है। क्या क्या बोला था भैया, फिर से देख लो इधर। कृतिमा क्या है, 8 year एगो, नहीं, आफ्टर 16 year एगो कृति इज, ये भी गलत लिखा है। यहाँ पर आपको कृति की लेनी है और जबकि हमने ये उठा ली है कृति की। यहाँ पर आपको कृति लेना है तो भैया यहाँ आएगा 3x+16। ये भी गलत लिख दिया है। तो ये हो जाएगा 7 या 21x, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 होगा, 21 बाई 21x, वाई तो सही है। एक सेकेंड, ऐसा लग रहा फिर से शुरू करूं। इस वाले को इक्वेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, आफ्टर 16 year कृति इज 28.5% लेस देन दैट ऑफ द कृतिमा।
तो कृति के बारे में बात कर रहा है और कृतिमा के बारे में बात कर रहा है। हमने इस पर काम कर लिया, इसके बारे में नहीं बोल रहा था वो। ठीक है। यानी 3x + 16 5/7 होगी। 5/7 है किसका? कृतिमा का। y + 16 का। बस भैया, यहाँ पर अब सातियां 21x, 16×7 = 112, 5/, +16×5 = 80। यहाँ पर आएगा 21x -5/, नहीं नहीं नहीं, माइनस इधर मत रखो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5/, इस वाले x को इधर ले जाओ, 21x, और 80 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है। अब y के प्लेस पर 5x रखोगे तो ये हो जाएगा 25x -21x = 32। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? यहाँ बचेगा 4, 4×8 = 32, x की वैल्यू हो गई 8। और यहाँ पर जब आप y के x के प्लेस पर 8 रखोगे तो यहाँ से y आ जाएगा 40। x 8, y 40। तो भैया अब यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा 8×3 = 24, ये है 8, और ये आ जाएगा 40। बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कृतिमा। कृतिमा की प्रेजेंट एज इज हाउ मच मोर और लेस देन द कृतिज आफ्टर 32 ईयर्स। कृति जो है वो 32 साल बाद कितने की होगी? 6 और 5 56 की हो जाएगी। मोर और लेस पूछा है तो पहले से किससे कट रहे हैं ये दोनों? 8 से। 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56। 7 में से 5 गए, 2। 2/7, ये है रेश। 1/7 कितना होता है? 14.28। डबल कर दो तो ये हो जाएगा 28.56%, अप्रोक्स 57। है ना, छोटा है ये। चलिए, काफी टाइम चला गया इसमें, ठीक है। ये जो पुराने मेरे जो वीडियोस खराब हो गए थे उनको फिर से बना लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो आपका लेक्चर था वो यही था, उसे आज कवर कर देते हैं, इसे आप बनाइए। चलिए, बोल क्या रहा है ये? इवाना ने एक बकरी और मुर्गी खरीदी और एक बकरी का क्रय मूल्य मुर्गी के क्रय मूल्य से 1200 रुपए अधिक है। इवाना ने एक गॉट और एक हैन खरीदी, और इवाना ने मुर्गी खरीदी और बकरी का क्रय मूल्य मुर्गी के क्रय मूल्य से, ठीक है। अगर मुर्गी का एक्स है कॉस्ट प्राइस, तो गॉट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? x + 1200। ठीक। यदि वह मुर्गी को 20% हानि पर बेचती है, 20% हानि मतलब, देखो ये है सीपी, ये सीपी है, तो सीपी का 80% पर बेच देती है, क्योंकि वो 20% लॉस पर बेच रही है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यानी 4x/5 पर वो बेच दे रही है, यहाँ पर हम एसपी लिख रहे हैं। और बकरी को वो 25% लाभ पर बेचती है, यानी 25% लाभ, 125%, 25×5 = 25 चौक, x + 1200 का 5/4 पर प्रॉफिट पर वो आपका गॉड को बेच देती है। ठीक है जी। और इस पूरे लेन देन में इवाना को 13.75% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 113.75% का लाभ होता है। इसे आप पहले सॉल्व कर लो। 0.75 को आप लिख सकते हो 3/4, परसेंटेज अभी ऐसे रहने दो। 13×4 = 52 और 4, 452 + 3/4%। कितना हो जाएगा ये? 455। और ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 400। 9×5 = 45, नहीं नहीं, 5 ने 45, 5 × 5 = 5 × 8 = 40। कुल मिलाकर इसे 91.80 का प्रॉफिट होगा कब? देखो ये आएगा जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इस केस में टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी टोटल सेलिंग। ये हो जाएगी टोटल सेलिंग, और ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। देखो, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट,
ये हो जाएगा टोटल सेल। ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है? कॉस्ट पर होता है। कॉस्ट, जितनी भी ज्यादा आपने कॉस्ट पर बेचा होता है वो प्रॉफिट होता है आपका। तो आप इसे लिखोगे कैसे? लिखेंगे हम एक्स प्लस 1200 प्लस एक्स, टोटल कॉस्ट पर 91/80 का प्रॉफिट हुआ है, और ये सेलिंग प्राइस हो चुका है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। प्लस 4x/5। जैसे मनो उसे वैसे काट दो। ये हो जाएगा 2x प्लस 1200 91/80। एक्स की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यदि उसने बकरी को 25% हानि पर, कुल मिला के हमें ये चाहिए, सीपी चाहिए, है ना, और मुर्गी को 40% लाभ पर बेचा होगा, तो लाभ और हानि निकालना है, तो हमें सीपी चाहिए, तो सीपी के लिए हमें एक्स चाहिए। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 से जब इससे 25 हो जाएगा, ये 25x ये हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और 5 30। ये हो जाएगा 16x, और यहाँ ये हो जाएगा 20। इस 20 से ये काट दोगे, ये आ जाएगा 4। इधर आ जाएगा, इस 2 से ये तो खत्म हो जाएगा, 91x/2 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 4 तियां 12, और 3 एकम 3, 3 नेम 27। 2 0। 16 ये क्या है, 55 55 25 एक्स आएगा ना इधर। 16 और 25 ये हो जाएगा 41x, और यहाँ पर ये 30,000 रहेगा। बस 91x/2 माइनस 41x/, जब इसे माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 273 ट्रिपल 0 0। 0 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2700। यहाँ से क्या बचेगा? 2 दूनी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 91 से 82 गए 9x। तो यहाँ बचेगा 9x/2 = 2700। 9 18 9 तियां 27, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 600। बस भैया, एक्स की वैल्यू आपकी 600 आ चुकी है। यहाँ रख दो। यहाँ से सीपी निकल आएगा। गॉड और हैन का, गॉड का सीपी कितना आ गया? 1800, और एक्स की यहाँ पर 600। यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू 600 रख दी, 12 6 18 हो गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 18 2 20 2400। जबकि ये क्या बोल कर रहा है, बकरी को 25% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 1800 का 75% निकाल दो। 25 चौक 25 तियां, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 दूनी 90, 45 तियां 135। ठीक है। और हैन क्या कर रहा है, ये 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 6 चौक 24, 240, 840 की ये बिक गया। तो ये टोटल करोगे तो ये तो 90 हो जाएगा। और यहाँ 60 डालोगे, 20 21, 2190। कुल मिला के ये 2190 का सेलिंग कर रहा है, और जबकि कॉस्ट इसका ये था, इसका मतलब इसको लॉस हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है वो निकालो, इस माइनस करो। ये पूरा 2200 है, 10 का झाड़ दो तो 210 का लॉस हुआ है 2400 पर। × 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, और 2 2 64, बचा 6, 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40। 8.75% का इसे लॉस हो गया है। ठीक है। होप कि इस बार आपकी जो आवाज है वो ठीक है। चलिए इसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं बनाती हूँ इसको। यदि मोबाइल के, नहीं भैया नहीं, इससे पहले वाला हिंदी में हुआ था, इस इंग्लिश में। इफ द रेशियो ऑफ अ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 6:4। देखिए, मार्क प्राइस एक, यानी, और एक सीपी है, उसका रेशियो दे रखा है 6:5। द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%
ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल। देखो भैया, इसे 600 मानो और इसे 500 मानो और एक्स और ऐड कर दो। अब क्या कर रहा है ये, 8% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो 8×48, कुल मिलाकर इसने टोटल जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, 48x का। जब 48x का इसे डिस्काउंट मिल गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 552 है जी। मार्क प्राइस में से 48 माइनस कर दो, और जितना डिस्काउंट के बाद जो चीज बिक जाती है वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो इतने का इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द मार्क प्राइस, सेलिंग और मार्क प्राइस का डिफरेंस वही होगा जो डिस्काउंट होगा, बताओ, इज दिस, ठीक है। यानी 2400 किसकी वैल्यू है, 48x की। तो यहां से x निकालो, 24 दूनी हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 50। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, बस 50 की इंटू करनी है दोनों से। कैसे निकालोगे प्रॉफिट, 500 × 50 और 552 × 50, इसको माइनस कर दो, ये टोटल प्रॉफिट होगा। 50 कॉमन ले लूंगी मैं तो, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 52 आ जाएगा। 0 5 दूनी 10, पचम 25 और एक 26, यानी टोटल जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हुआ है 2600 का, यह है 2600। ठीक है, जैसे मन हो वैसे कर दो आप लोग मल्टीप्लाई। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस कर दो। आप चाहो तो 50 कॉमन ले लो, मैंने वो करा, 50 कॉमन ले लिया। एक स्टेप मैं थोड़ा सा मिस कर गई इसमें। 50 जब कॉमन लेते हैं तो ये तो एक हो गया, ये भी एक हो गया, यहाँ बचा क्या, 552 और यहाँ बचा 500। 50 ऐसे ही रखो, कॉमन चीज बाहर आ जाती है और दोनों तरफ से खत्म हो जाती है। और जो चीज कॉमन होती है वो चीज क्या छोड़ती है, एक। जहां भी कॉमन चीज होती है उस जगह 1 लिख दिया करो। अब 552 में से 50, 500 जाएंगे तो 52 आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2600 आ जाएगा। अब ये है बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने को देखो, अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। डीएस इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्पीड स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, बीएस प्लस सीएस। यूएस इक्वल टू क्या होता है, बीएस माइनस सीएस। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, 2BS इक्वल टू बीएस प्लस यूएस। या फिर मैं यहाँ, तो बीएस का फॉर्मूला बनता है ये। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो निकलेगा सीएस, टीएस माइनस यूएस अपॉन 2। ये चार फॉर्मूलों के इधर इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। चलिए बनाते हैं इसे। ओ, 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, अब ये इशू करता है पता है, मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि जब भी वीडियो बनती है तो एक जो ब्लैक बॉक्स है वो किनारे पर शो हो रहा था और मेरे क्वेश्चन छुप जा रहे थे, जबकि मैंने वो इंटेंशनली नहीं करा था। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं ये बात। ये अपने आप हुआ था वो, ये कल की एक डीआई बनाई थी, उस डीआई का क्या हुआ था, इंग्लिश वाले क्वेश्चन छुप जा रहे थे और इस किनारे के साइड पर अपने आप एक बॉक्स आ गया था और उस पर बैंकिंग पंडित लिखा हुआ था, जो कि एक फंक्शनैलिटी है जिस भी जो भी जूम रिकॉर्डर्स है। अच्छा, ये क्या है, द सम ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट्स इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ अ करंट इज 30 किलोमीटर। देखो, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट और करंट की जो स्पीड है उन दोनों का सम 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। द बोट कवर 360 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, यूएस। 360 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज इन अ जेट आवर्स, ठीक है। एंड द सेम बोट कवर्स 60 किलोमीटर along with the stream, along with the stream मतलब डीएस, कितना, 6 किलोमीटर इन जेड आवर्स।
ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स? बीएस की डिस्टेंस निकालनी है और आपके पास टाइम गिवन है 5 आवर्स। ये क्या होता है? मैंने बताया था आपको, डीएस इक्वल टू क्या होता है, डीएस प्लस सीएस। यानी ये क्या है, डीएस है। तो आप कह सकते हो डीएस इक्वल टू 30 है। यहां पर मैं 30 लिख दूं। इक्वल टू 600 अपॉन जेड। यहां से जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20। जेड की वैल्यू से आपके पास यूएस निकल आएगा। यूएस कितना निकलेगा, 360 अपॉन 20, मतलब 18। 18 किलोमीटर पर आवर, या फिर ये आ जाएगा किलोमीटर पर, सॉरी, जेट को टाइम है। ठीक है। आपके पास यूएस है, आपके पास डीएस है। अब आप बीएस निकाल सकते हो। बीएस क्या होता है, बीएस होता है डीएस प्लस यूएस अपॉन 2। डीएस 30 है, यूएस 18 है, दोनों को ऐड करा तो हो गया 48 अपॉन 2। यहां से आपके पास बीएस की वैल्यू आ गई 24। बस भैया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है, बीएस को, बीएस यूएस डीएस सीएस ये सब क्या है, ये स्पीड ही है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। स्पीड की कितनी आ गई है, 24 पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, 24 लिख सकते हो। डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम आपको 5 घंटे दे रखा है, डी इक्वल टू 5 चौक 20, दो कैरी, 5 दूनी 10, दो 12, 120 किलोमीटर। ठीक है। आ रही है समझ में बात? ये है मिक्सर एंड एलिगेशन। कितने टॉपिक कवर कर लिया आज हमने। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा बस। देखती हूँ मैंने कितने टॉपिक कवर करे हैं इधर पर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक टॉपिक ये हुआ था, फिर दूसरा ट्रेन का था, तीसरा एज का था, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस का था, फिफ्थ क्या है ये सीपीएसपी का था, सेवन पोर्ट एंड स्ट्रीम हुआ। 7 क्वेश्चन है और 8 का टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, बताओ कितने शानदार हैं हम। 8 ही हुए होंगे। मिक्सर एप्लीकेशन। ये स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो। चलिए, क्या कह रहा है, एक बर्तन है ए में दूध और पानी का मिश्रण है। ए है और उसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है। और बर्तन ए में दूध की मात्रा 30 लीटर दे रखी है, एम, वाटर पता नहीं। बर्तन बी में दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 4:4 के अनुपात में है। एक वी है, उसमें मिल्क, ओ सॉरी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:5 है। आप इधर एक्स लगाकर रियल बना सकते हो, जहां पर भी एक्स लग जाता है वो रियल वैल्यू बन जाती है, के अनुपात में है। ठीक है। यदि एक बर्तन ए और बी की कुल मात्रा 140 लीटर है, एक साथ बर्तन ए, ठीक है, यानी ए प्लस बी दोनों का जब हम लीटर देखते हैं तो वो 140 लीटर है। और बर्तन बी में पानी की मात्रा ए में पानी की मात्रा की दुगनी है। अगर इधर 4x है तो इधर 2x होगा। भैया 4x एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का मैंने आधा कर दिया। तो बर्तन ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए में टोटल ज्ञात करना है। 30 आपको पता है, 2x की वैल्यू आपको चाहिए बस। हाँ कुछ नहीं है इसमें, देखो ये क्या है, ये है क्या, एक्सेप्शन, इसको हटाओ पहले तो। ये आपको रियल वैल्यू पता है, मैं इस रियल वैल्यू में से 30 लीटर खत्म कर दे रही हूँ इस मिल्क को। ए का जो मिल्क है उसे हम खत्म करके इसे 110 लीटर कह सकते हैं, है ना। अब मुझे पता है ये 3 रेशियो, हम मुझे पता चल गए, ये 3 रेशियो, 1 2 3, ये तीनों एक रेशियो ही तो है, जो कि टोटल है। ये टोटल रेशियो बचा, ये भी हमारे पास टोटल है। रियल टोटल को ऊपर रखो, रेशियो के टोटल को नीचे रखो, और निकालना क्या है आपको, 2x।
तो 2x निकाल दो, x से x खत्म, 11 एकम 11 और बचा 20। यानी 2x की वैल्यू 20 आ गई, मिल्क 30, वाटर 20। तो इसका मतलब टोटल जो ए है, जो ए बर्तन है, उसमें 50 लीटर वाटर, वो मिक्सर था। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट देखना है कि आप लोग इन वीडियोस को कितना पसंद करते हो। मेंस लेवल डीआई पसंद की जाती है और उसको बनाने में भी अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्रिप्शन एकदम रुक से गए हैं। चलिए, सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेकर आइए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने घर की किसी भी डिवाइस से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।